नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं वीडियो री एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन का एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर और प्रैक्टिस सेट नंबर पहला यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। व्याख्या सहित हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो डेली यहाँ पर हम एक प्रैक्टिस सेट आपको हल करा रहे हैं। कल हमने हिंदी का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर हल कराया था। 50 क्वेश्चन हम यहाँ पर डेली आपको करा रहे हैं, ठीक है। तो हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर पहला जिन्होंने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर आप उसका थंबनेल देख सकते हैं, ये वीडियो है और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम दे देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 101 101 नंबर का क्वेश्चन है कि एपी कल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। एपी कल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो एपी कल्चर का संबंध होता है वो होता है बच्चों मधुमक्खी पालन से। किससे होता है? मधुमक्खी के पालन से होता है इसका संबंध। और मधुमक्खी से क्या निकलता है? तो शहद निकलता है, तो इसका हो जाएगा शहद उत्पादन से संबंध, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे काफी पूछा जाता है पिसीकल्चर। तो पिसीकल्चर का संबंध होता है मत्स्य पालन से और सेरीकल्चर का संबंध होता है रेशम उत्पादन से, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णता किसको समर्पित है? ऋग्वेद जो संहिता है इसका जो नवा मंडल है वो किसको समर्पित है ये आपको बताना है। तो बच्चों ये समर्पित है सोम और इस पे पर नामांकित देवताओं से संबंधित, ठीक है। ये इनको समर्पित है, सोमदेव को, ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम जो है अंतर है? तो अधिकतम अंतर जो है वो किस राज्य में है? केरल में, उत्तर प्रदेश में, मिजोरम में या फिर गुजरात में? तो जो अधिकतम अंतर है ये बच्चों आता है उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पर समझिएगा उत्तर प्रदेश में जो टोटल साक्षरता है वो कितनी है? बताइएगा सभी लोग। टोटल जो साक्षरता है उत्तर प्रदेश में ये है यहाँ पर 67% लगभग, ठीक है। 67% है। इसमें पुरुष कितने हैं साक्षर और महिलाएं कितनी हैं ये आपको बताना है। तो पुरुष यहाँ पर लगभग हैं आपके कितने? लगभग 77% के आसपास यहाँ पर पुरुष हैं और महिलाओं की अगर बात करें तो लगभग 59। यहाँ पर काफी अंतर देखने को मिल रहा है, तो यही यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था। क्लियर? सबसे कम अंतर कहाँ पर है? तो वो है केरल में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। केरल में जो साक्षरता है वो टोटल 94% है, जिसमें महिलाओं की जो है वो है 92, ठीक है। और जो पुरुषों की बात करें तो 96% तक है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो वह स्तंभ कौन सा है ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो स्वयं को मगध का सम्राट इन्होंने बताया है भाब्रू स्तंभ में। ऑप्शन नंबर डी भाब्रू स्तंभ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है कि दक्षिण गंगोत्री स्थित है। दक्षिण गंगोत्री स्थित है तो कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। उत्तराखंड में, आर्कटिक में, हिमालय में या फिर अंटार्कटिका में? तो अगर बात करें दक्षिण गंगोत्री की तो ये बच्चों स्थित है अंटार्कटिका में। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एक जो है शोध स्टेशन है जो कि वर्तमान में तो अस्तित्व में नहीं है। अगर बात करें वर्तमान में जो अस्तित्व में है वो एक तो आपका मैत्री है और एक भारती है, यानी कि ये दो स्टेशन जो हैं ये वर्तमान में कार्यरत हैं। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मिलान का है। यहाँ पर आपको सही सुमेलित कौन सा नहीं है ये ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन सही सुमेलित नहीं है उसको पहचानना है। पहला यहाँ पर दिया गया है कि भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर, इनकी जो पत्रिका है वो है इंडिपेंडेंट, तो सबसे पहला ही ऑप्शन हमारा गलत है। बाल गंगाधर तिलक केसरी बिल्कुल सही है। एनी बेसेंट न्यू इंडिया ये भी सही है। दादा भाई नौरोजी की रफ्त गुफ्तार ये भी सही है। लेकिन जो भीमराव अंबेडकर की है ये इंडिपेंडेंट इनकी नहीं है। इंडिपेंडेंट नामक जो समाचार पत्र है ये जो है आपका किसका? मोतीलाल नेहरू जी का, ठीक है। मोतीलाल नेहरू का है ये,
तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन जो है असम में 1857 की क्रांति का नेता था? बताना है आपको 1857 की क्रांति का नेता यहाँ पर कौन था असम में। तो इसमें यहाँ पर थे दीवान मनीराम दत्त। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दीवान मनीराम दत्त इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है, जो है बताना है कि ग्रेट बैरियर रीफ जो प्रवाल भित्ति है ये कहाँ पर है? तो ये समीप कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। आप लोग अपना आंसर करते चलिएगा और लास्ट में अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सभी लोग। निम्नलिखित में से किसने जो है गांधी जी के आंदोलन को राजनैतिक फिरौती कहा है? तो राजनैतिक फिरौती जो है किसने कहा है? गांधी जी के जो आंदोलन हुए हैं उसको। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सही उत्तर का आप लोगों को चयन करना है। तो ये बोला था लॉर्ड लिनलिथगो ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड लिनलिथगो ने इनको जो है बोला था राजनैतिक फिरौती बोला था इनके आंदोलन को। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो सौर मंडल का भाग कौन सा नहीं है ये आपको यहाँ पर बताना है। नहीं है इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। तो क्षुद्र ग्रह सौरमंडल का भाग होता है, धूमकेतु भी होता है, ठीक है, ग्रह भी होता है, लेकिन जो निहारिका है ये नहीं होता है। निहारिका क्या होता है बच्चों कि जो हाइड्रोजन गैस होती है आपकी, क्या होती है? जो हाइड्रोजन गैस होती है उनसे जो बादल बनते हैं उनके समूह को हम लोग निहारिका बोलते हैं। हाइड्रोजन गैस के जो बादल बनते हैं उनके समूह को हम लोग निहारिका बोलते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। क्लियर। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? सबसे पहले तो आप लोग बता दीजिएगा कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, बताइएगा सभी लोग। तो ये हुआ था बच्चों 1917 में, 1917 में। ठीक है, अब यहां पर बताना है कि चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था। विरोध किसने किया था? तो ये किया था एन.जी. रंगा ने। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। एन.जी. रंगा ने इनका जो है विरोध किया था। और आपको बता दें राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर इनके साथ चले थे चंपारण सत्याग्रह में। और किनके कहने पर इन्होंने ये जो है सत्याग्रह शुरू किया था? तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर इन्होंने जो चंपारण आंदोलन है इसकी शुरुआत की थी। और इस आंदोलन के बाद जो चंपारण आंदोलन हुआ था, सत्याग्रह हुआ था, इसके बाद जो है महात्मा गांधी को जो है यहाँ पर उपाधि दी थी किसने महात्मा की? वो दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे बनते हैं, इनको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महानगरों में किसका लिंगानुपात अधिकतम है? तो ये जो नगर आपके सामने दिए गए हैं यहाँ पर लिंगानुपात किसका अधिकतम है ये आपको यहाँ पर बताना है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सही उत्तर बताइएगा। तो यहाँ पर जो लिंगानुपात है वो अधिकतम है बच्चों किसका? चेन्नई का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है 9:89 का रेशियो। ठीक, क्लियर। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राज्यसभा के बारे में है। राज्यसभा में होते हैं 280 सदस्य, 20 सदस्य नहीं भैया इतने नहीं होते हैं, 275 ये भी नहीं होते हैं, 252 भी नहीं होते हैं, अधिकतम होते हैं 250 सदस्य। और इनमें भी 12 सदस्य जो होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं और लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। ठीक है, संसद के कितने अंग होते हैं ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो संसद के बच्चों 3 अंग होते हैं, कौन कौन? एक तो आपका होता है राज्यसभा उच्च सदन, एक होता है आपका लोकसभा, ठीक है, ये होता है निम्न सदन, और एक होते हैं राष्ट्रपति। ये जो है 3 अंग होते हैं संसद के। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? बताइएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है ये आपको बताना है। और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो इनको आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का जो प्रधान होता है बच्चों
वो बोला जाता है राष्ट्रपति महोदया को, और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पॉलिटी का है। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सुमेलित करना है। सही सुमेलित है ये आपको बताना है, कौन सही सुमेलित है, एक युग्म जो है वो सही सुमेलित है। तो यहाँ पर लिखा है संविधान का दूसरा भाग जो है मौलिक अधिकार में आता है। मौलिक अधिकार आता है क्या, बताइएगा। तो दूसरा भैया मौलिक अधिकार में नहीं आता है, इसमें नागरिकता दी गई है, तो ये इससे संबंधित है, तो पहला तो गलत हो गया। संविधान का तीसरा भाग जो है उसमें आते हैं आपके मौलिक अधिकार। ठीक है, चौथा भाग जो है वो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, ये यहाँ पर सही दिया गया है। ठीक है, तो यहीं पर यहाँ पूछा क्या गया है, सही सुमेलित है, तो यही सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 115 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। दूसरे भाग में क्या था, नागरिकता थी। तीसरे भाग में क्या था, मौलिक अधिकार थे। ठीक है, मूल अधिकार जिनको हम बोलते हैं। और जो पांचवा भाग है यहाँ पर इसमें संघ नहीं है, संघ नहीं है। जो चौथा ए है ये आपका सही है। ठीक है, पांचवा भाग जो है यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, यहाँ पर संघ आता है, नीति निर्देशक तत्व नहीं आते हैं बल्कि संघ आता है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर बात करें मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार आते हैं अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए के संविधान से, यानी कि अमेरिका के संविधान से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं रूस के संविधान से, ये भी क्वेश्चन बनते हैं। और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं बच्चों अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य में। कौन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, बताइएगा सभी लोग। अच्छा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, थोड़ा सा बड़ा है, इसको हमने छोटा कर दिया। भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों में वरीयता की दृष्टि से कौन सा क्रम सही है, बताइएगा। वरीयता की दृष्टि से कौन सा क्रम यहाँ पर सही है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तो पहला ऑप्शन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर आते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के राज्यपाल। तो ये भैया गलत है। सबसे पहले कौन आता है हम आपको शुरू से बता देते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति आते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति महोदय हैं। इसके बाद आते हैं उपराष्ट्रपति, आपको पता होगा उपराष्ट्रपति हो गए। इसके बाद पीएम आते हैं, यानी कि जो प्रधानमंत्री होता है। फिर राज्यों के राज्यपाल आते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर उप प्रधानमंत्री आते हैं। ठीक है, उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश आते हैं, फिर लोकसभा अध्यक्ष आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसके बाद आते हैं आपके मुख्यमंत्री, और फिर आता है लास्ट में मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर आंसर देना है। तो ऑप्शन नंबर बी में ये जो है सीक्वेंस सही दिया गया है, राज्यों के राज्यपाल, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर राज्यों के मुख्यमंत्री, और इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, बताइएगा सभी लोग क्या होगा इसका राइट आंसर। संविधान में मंत्रिमंडल जो शब्द है वो एक ही बार प्रयोग हुआ है, और यह जो है कहाँ पर प्रयोग हुआ है, तो ये हुआ है अनुच्छेद 352 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 352 के जो खंड 3 है उसमें इसका प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में जो सीमांत कृषक है वो किन्हें कहा जाता है। पहला ऑप्शन है 3 एकड़ से कम भूमि वालों को, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को जो है बोला जाता है सीमांत कृषक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा सभी लोग। सीमांत कृषक किनको बोला जाता है, जिनकी भूमि जो है वो 1 हेक्टेयर से कम है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दोनों ऑप्शन उसी क्वेश्चन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या होता है। कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या होता है ये आपको बताना है। तो हम आपको बता दें कोर सेक्टर क्या होता है। सबसे पहले आप लोग इसको समझ लीजिएगा। कोर सेक्टर का तात्पर्य होता है ऐसे उद्योग जो अर्थव्यवस्था में हमें जो है दीर्घकालिक विकास की दृष्टि से उनका महत्व स्थान होता है। ठीक है, तो उनको बोला जाता है कोर सेक्टर। तो जो लोहा है और इस्पात उद्योग है इसका जो है महत्व अत्यधिक है दीर्घकालिक विकास की दृष्टि से। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है,
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है ये आपको बताना है। तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो कैसे होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये जो है लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में आने वाला जो फ्यूज तार है वो जिस धातु का बना होता है उसका जो गलनांक है वो कम होता है या फिर ज्यादा होता है, प्रतिरोध अधिक होता है या प्रतिरोध अधिक होता है। ये दो बार लिखा है, यहाँ पर कम कर लीजिएगा। ठीक है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो फ्यूज तार होता है बच्चों, इसका गलनांक जो है वो कम होता है। क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गलनांक भी कम होता है और इसका जो प्रतिरोध होता है वो भी कम होता है। तो दोनों बातें आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर कम दिया होता तो ए और डी ये दोनों सही हो जाते। ठीक है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है। जो वित्त बिल होता है उसकी स्वीकृति के लिए पूर्व में हमें किससे जो है लेना पड़ता है स्वीकृति, ये आपको बताना है। तो ये लेना पड़ता है भारत के राष्ट्रपति महोदय से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 123। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, बताइएगा किसका मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। काफी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो जो स्टेनलेस स्टील होता है बच्चों, ये होता है लोहे और क्रोमियम का मिश्र धातु। यहाँ पर जो क्रोमियम की मात्रा होती है लगभग 18% तक होती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा और क्रोमियम जो है स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, बताइएगा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण यहाँ पर कौन सा दिया गया है। हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, ये तो भैया रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना, ये भी जो है सब के सब रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन पानी में चीनी का घुलना जो है ये एक भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये आता है भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत। कैसे आता है? पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि वाष्पन के द्वारा हम जो है चीनी को प्राप्त जो है पुनः प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए ये आता है भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेफ्लॉन जो है एक बहुलक है जिसमें होता है, क्या होता है टेफ्लॉन में, बताइएगा सभी लोग। तो टेफ्लॉन में होता है फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का मुख्य कारक है। तो विकास का मुख्य कारक क्या है ये आपको बताना है। उत्परिवर्तन है, हासिल किए हुए गुण हैं, या फिर लैंगिक जनन है, या फिर प्राकृतिक वर्ण है। तो विकास का जो मुख्य कारक होता है वो होता है बच्चों प्राकृतिक वर्ण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें प्राकृतिक वर्ण की, तो डार्विन के अनुसार जो जीव प्रकृति के अनुरूप बदल नहीं पाते हैं, उनके अनुकूल नहीं बन पाते हैं, वे कालांतर में एक समय नष्ट हो जाते हैं। इसी को जो है बोला जाता है प्राकृतिक वर्ण। समझ में आ गया? किसने कहा था? डार्विन महोदय ने कहा था। क्लियर। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसका एक फार्मूला होता है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर, n का मतलब है कक्षा। तो यहाँ पर दूसरी कक्षा पूछा गया है, तो 2 की जगह यहाँ पर जो है सॉरी n की जगह यहाँ पर 2 रख दीजिएगा, तो 2 की पावर हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 2 × 4 बराबर में 8। तो 8 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है। अगर तीसरी कक्षा में पूछा जाए, ठीक है बताइएगा, अगर तीसरी कक्षा में पूछा जाए तो n बराबर यहाँ पर आपको क्या रखना है? 3 रखना है। तो 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 9 बराबर में 18। क्लियर। तो तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है।
बताइएगा किस में होती है, विटामिन में, वसा में, कार्बोहाइड्रेट में या फिर प्रोटीन में। तो ये होती है बच्चों किस में, हमारी ये होती है वसा में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होता है। 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये आप लोग याद रखिएगा, 1 ग्राम वसा की बात कर रहे हैं हम, 1 किलोग्राम नहीं, 1 ग्राम में। ठीक है, तो 1 ग्राम में 9.3, ठीक है, 9.3 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूमिंग कृषि करते हैं। बताइएगा झूमिंग कृषि जो है, आपने अगर सीटेट का एग्जाम दिया हो तो झूम खेती का क्वेश्चन जो है वहां पर बहुत पूछा जाता है, मेघालय में होती है। तो झूमिंग कृषि जो है वो कौन सी जनजाति के लोग करते हैं, तो ये करते हैं खासी जनजाति के लोग। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 130 आ चुका है। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। तो ये जो प्रशीतन है वो खाद्य परिरक्षण में किसे मदद करता है, तो ये करता है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करने में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एस्ट्रोजन जो है किसके द्वारा उत्पादित होता है। एस्ट्रोजन जो है किसके द्वारा उत्पादित होता है, ये आपको बताना है। तो ये बच्चों उत्पादित होता है पुटका के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी पुटका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो पुटका के द्वारा ये जो है होता है उत्पादित, और एस्ट्रोजन महिलाओं में पाया जाता है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब्जियों की खेती के लिए निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी सर्वोत्तम है। सब्जियों की खेती के लिए निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी सर्वोत्तम है, तो ये है बलुई दोमट मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सब्जियों में से कौन सी एक प्रोटीन का प्रचुरतम स्रोत है। कौन सी जो है एक प्रोटीन का जो है प्रचुरतम स्रोत है, तो वो है मटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाई जाती है वो पाई जाती है सोयाबीन में। और सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में, ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में कौन सी बायोडीजल की फसल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये जो है पूछा जाता है, याद रखिएगा सभी लोग। यहाँ पर पूछा गया है कि बायोडीजल की फसल कौन सी है। बताइएगा, कपास है, गन्ना है, जेट्रोफा है या फिर आलू है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेट्रोफा। जेट्रोफा के और भी कई नाम होते हैं। इसको हिंदी में बोला जाता है रतन जोत। आपने सुना होगा शायद, रतन जोत। नहीं सुना है तो नोट कर लीजिएगा, रतन जोत भी जेट्रोफा को ही बोला जाता है। अगर जेट्रोफा ऑप्शन में ना दिया गया हो तो रतन जोत दिया गया होगा। ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। और इसी को जो है जंगली एरंडी भी बोला जाता है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकी अध्ययन है। बताइएगा, आनुवांशिकी अध्ययन है जीनों का, जीन अन्योन्य के क्रिया का, वंशागत और विविधता का या फिर डीएनए का। तो जो आनुवांशिकी अध्ययन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे जीन से। ठीक है, जो जेनेटिक्स होते हैं, आनुवांशिकी होते हैं, उनको बोला जाता है। यानी कि वंशागत और विविधता का ये जो है अध्ययन होता है। ठीक है, और जो है ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे आपके, उन्होंने आनुवांशिकी की खोज की थी। यानी कि आनुवांशिकी का पिता या जनक बोल सकते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को। और ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते थे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा विज्ञान में मृदा को मानते हैं। मृदा विज्ञान में मृदा को क्या मानते हैं, ये आपको बताना है। तो इसको माना जाता है प्राकृतिक पिंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिवान होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा या फिर अधिक गति से गतिवान होगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जब अंतरिक्ष यान से, अगर अंतरिक्ष यान जब गतिमान है तो उससे यदि किसी वस्तु को अगर छोड़ा जाएगा तो वह उसी अंतरिक्ष यान के साथ ही गतिमान होता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है काफी। जैव विविधता में परिवर्तन होता है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ने पर,
भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, पृथ्वी पर एक समान रहती है, ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। तो बताइएगा जैव विविधता में परिवर्तन होता है जब ये भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो जलवायु है उसमें रोज दोपहर के बाद वर्षा होती है और साल भर यहाँ पर नमी बनी रहती है। ठीक है, भूमध्य रेखा के पास, तो इस कारण जो है विभिन्न तरह के पौधे यहाँ पर उगते रहते हैं। क्लियर। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जन कल्याण पर्व का संबंध किस शहर से है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जन कल्याण पर्व, ये जो पर्व है ये किस शहर से संबंधित है? तो ये है मथुरा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार प्यार से सभी लोग बोल दीजिएगा, बांके बिहारी लाल की जय। मथुरा यहाँ पर शब्द आ गया, इससे हमें याद आ गया, मथुरा की याद आ गई। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम निम्न में से कौन सा है? बताइएगा। सर्वाधिक जो स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है यानी कि जो इकोसिस्टम है वो सर्वाधिक स्थायी कौन सा है? मरुस्थल का, पर्वत का, महासागर या फिर वन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा महासागर। सर्वाधिक जो स्थायी है वो महासागर का है। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। क्लियर। सामुद्रिक क्षेत्र जो होता है ये स्थायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित हैं। बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है ये अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है बताइएगा सभी लोग। तो ये अवस्थित है बच्चों कहाँ पर? उत्तर प्रदेश की राजधानी में अवस्थित है। बताइएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो लखनऊ हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। ठीक है, तो अगर बात करें इसके विकास की, तो इसका विकास जो है बायोटेक्नोलॉजी जो विभाग है भारत सरकार की सहायता से किया गया है। ठीक है, और ये जो है एशिया का सबसे पहला है। और अगर बात करें विश्व में, तो विश्व में इसका स्थान जो है दूसरा आता है। क्लियर। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा सभी लोग। लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी कौन नहीं होता है? किसमें? लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का जो अधिकारी है वह कौन नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग। वर्तमान में कैग कौन है जरा बताइएगा सभी लोग, कैग कौन है? तो ये है वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू, नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गिरीश चंद्र मुर्मू ये है 14वें नंबर के। भारत का अटॉर्नी जनरल कौन है? महान न्यायवादी जिनको बोला जाता है, वर्तमान में बताइएगा कौन है भारत के अटॉर्नी जनरल और किस नंबर के हैं ये भी बताइएगा, जल्दी बताइएगा सभी लोग। भारत का अटॉर्नी जनरल वर्तमान में महान न्यायवादी कौन है? वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल, पूरा नाम है इनका के वेणुगोपाल। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, के वेणुगोपाल नाम है इनका। ठीक है, और ये हैं वर्तमान में 15वें नंबर के हमारे अटॉर्नी जनरल। क्लियर। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सॉलिसिटर जनरल, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। सॉलिसिटर जनरल कौन है वर्तमान में? तो ये है तुषार मेहता। तुषार मेहता, ये भी नोट कर लीजिएगा। क्लियर। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के जो सचिव हैं, ये यहाँ पर जो है क्या पूछा गया था कि लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी कौन नहीं होता है? तो जो राष्ट्रपति के सचिव हैं ये नहीं होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा सभी लोग। जो उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 2 है, 3 है, 4 है या फिर 6 है? तो वर्तमान में तो भैया 6 है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा सभी लोग। पहला है चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय जो आपका कानपुर में है। एक है आपका नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, कौन सा है? नरेंद्र देव, नरेंद्र देव है। एक हमने आपको बताया था चंद्रशेखर, चंद्रशेखर आपका कानपुर में है। नरेंद्र देव कहाँ है सभी लोग बताइएगा? तो ये है आपका फैजाबाद में। क्लियर। आगे नोट कर लीजिएगा, एक है आपका सैम हिगन बॉटम, सैम हिगन बॉटम ये है आपका इलाहाबाद में। सैम हिगन बॉटम है आपका इलाहाबाद में। ठीक है, इसके बाद है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये है आपका मेरठ में। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका कहाँ पर है? मेरठ में है, ये भी नोट कर लीजिएगा, ये आपका इलाहाबाद में है सैम वाला। मान्यवर श्री कांशीराम, ठीक है, मान्यवर श्री कांशीराम ये है आपका बांदा में। कांशीराम वाला आपका याद कर लीजिएगा, कांशीराम ये कहाँ पर है? बांदा में है।
और जो छठवां है आपका वो है रानी लक्ष्मीबाई। ये तो सभी को पता होगा रानी लक्ष्मीबाई कहाँ पर है, ये है आपका झांसी में। ऑप्शन झांसी इसका हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो 6 टोटल कृषि विश्वविद्यालय हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। तो सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, ये है हमारे उत्तर प्रदेश में टोटल 9। कौन कौन से हैं इनको आप लोग सुन लीजिएगा ध्यान से। एक है आपका भाबर और तराई क्षेत्र, दूसरा है आपका पश्चिमी मैदान, तीसरा है मध्य पश्चिमी मैदान, फिर आता है दक्षिणी पश्चिमी मैदान, ठीक है, जिसको हम सम शुष्क मैदान भी बोलते हैं। एक है आपका मध्य मैदान, फिर है आपका बुंदेलखंड का जो प्रदेश है वो आता है, फिर आता है उत्तरी पूर्वी मैदान और पूर्वी मैदान आता है, और विंध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये आते हैं आपके 9 जो हैं कुल मिलाकर के सस्य जलवायु क्षेत्र। क्लियर। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केवल विकलांगों के लिए भारत में बनाए जाने वाले प्रथम विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा सभी लोग। केवल विकलांगों के लिए ये बनाया जा रहा है प्रथम विश्वविद्यालय, ये बनाया जा रहा है चित्रकूट में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चित्रकूट, शायद आप लोग घूमने भी गए होंगे चित्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जनपदों में भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है। भोक्सा जनजाति को बुक्सा जनजाति भी बोला जाता है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, नहीं तो भूल जाइएगा, ठीक है। बुक्सा जनजाति या भोक्सा जनजाति ये कहाँ पर पाई जाती है, ये पाई जाती है बिजनौर और आगरा के क्षेत्र में, बिजनौर और आगरा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, वर्ष 2022 के लिए स्विस ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर जो है अनुमानित कितनी है। तो जो विकास दर है वो कितनी अनुमानित है ये आपको बताना है। तो ये अनुमानित है 9.1%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की, तो ये कितनी अनुमानित है वर्तमान में, तो ये अनुमानित है 8.2%। जो सकल घरेलू उत्पाद है ये 8.2% है, और यहाँ पर जो पूछा गया है आर्थिक विकास दर ये अनुमानित है 9.1%। क्लियर है। और जिन्होंने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, आपके लिए इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है हमें, जिससे हम और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 नंबर का, निम्नलिखित में से किस देश की सेना के तात्कालिक सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया है। तो कहां पर भैया लगा दिया गया है आपातकाल, ये लगा दिया गया है सूडान में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूडान इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो सेना प्रमुख जनरल हैं उनका नाम है अब्देल फतेह अल बुरहानी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सरकारी स्कूलों में किस कक्षा तक के सभी छात्रों के लिए हरियाणा सरकार ने मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है। तो किस कक्षा तक के लिए की है, तो ये की है कक्षा 12 तक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये होगा हमारा आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, चंद्रागिरी रेलवे स्टेशन कहाँ पर स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रागिरी रेलवे स्टेशन आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है बच्चों आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये एकमात्र ऐसा रेलवे स्टेशन है जो केवल और केवल महिलाओं द्वारा संचालित है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि महिलाओं द्वारा जो संचालित एकमात्र रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, तो वो है आंध्र प्रदेश में। उसका नाम क्या है, तो नाम है चंद्रागिरी रेलवे स्टेशन। और एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है आंध्र प्रदेश से, इसका जो लोक नृत्य है कुचिपुड़ी है, ठीक है। तो कुचिपुड़ी लोक नृत्य जो है वो कहाँ का है, कुचिपुड़ी यानी कि कच्ची पूड़ी, एक तरीके से इससे आप याद रख सकते हैं। तो कुचिपुड़ी जो नृत्य है ये है आंध्र प्रदेश का, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये थे आज के हमारे 50 क्वेश्चन जो कि सामान्य अध्ययन से लिए गए। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत।